नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। राज की बात हर्ष के साथ के इस अंक में हम बात करेंगे ट्रंप से लेकर राहुल गांधी की और भारत के नए उपराष्ट्रपति की। बात ये भी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों विपक्षी पार्टियों को कहा कि जरा अपनी जिम्मेदारी समझिए, लेकिन क्या देश के नेता, देश के चुने हुए जनप्रतिनिधि वो अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार है? मैं वही बात कर रहा हूं, भ्रष्टाचार पर कोई नेता अपनी जवाबदेही क्यों नहीं तय करना चाह रहा है। लेकिन शुरुआत आज हम करेंगे अंतरराष्ट्रीय खबर से, और वो खबर अंतरराष्ट्रीय भर नहीं है, वो सीधे सीधे हमसे जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए कैसा रुख अपनाने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार जिस तरह की बात कर रहे हैं उसमें जरा से भी नरमी नहीं दिखाई देती। डोनाल्ड ट्रंप लगातार उनके जो सेक्रेटरी मार्को रूबियो हैं या फिर स्कॉट बेसेंट हैं या फिर उनके सलाहकार हैं, वो सब ऐसी बातें करते रहते हैं। लेकिन अमेरिका के भीतर डोनाल्ड ट्रंप के निर्णयों को लेकर बहुत ऐतराज भी आने लगा है। इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अपने एक बहुत अति विश्वस्त उनको राजदूत के तौर पर, एम्बेसडर के तौर पर भेजा गया है, और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कहा जाता है कि इस वक्त ट्रंप की आंख कान अगर कोई है तो गोर साहब हैं। गोर साहब मूलतः उज्बेकिस्तान के रहने वाले, मूल उनका वहीं, पैदाइश वहीं, और कहा जाता है कि उनका इतना कमांड है ट्रंप पर कि आधी रात को भी वो ट्रंप को उठाकर कुछ भी बता सकते हैं। वो भी बड़े मनमौजी हैं जैसे ट्रंप है। तो भारत में राजदूत के तौर पर आना उनका कैसे देखा जाना चाहिए? मुझे लगता है बात तो यहीं से शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल हर्षवर्धन, और देखिए इसके दो पहलू हैं। इसके एक पहलू तो ये आप समझ लीजिए कि सर्जेई गोर को जो भारत भेजा गया है वो सिर्फ भारत के राजदूत बनकर नहीं आए हैं। मध्य एशिया में वो विशेष दूत की भूमिका भी निभाएंगे, मतलब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और उसके साथ साथ उज्बेकिस्तान भी जाएंगे। मतलब कहने की बात यह है कि वो हो सकता है क्या करेंगे, वो आसिम मुनीर से भी मिलने जाएंगे, ढाका में भी जाएंगे, वो मिलेंगे जाके। लेकिन एक तरीके से उनका ये एक अलग ऑफिस खुल गया है पूरे मध्य एशिया को लेकर। वो इसका एक पक्ष ये है कि क्या सारे देशों के इक्विवेलेंट ट्रंप ने रख दिया, और ट्रंप ने जो बात कही कितनी डेरोगेटरी तरीके से बात कही, जरा इसको समझिए। अभी तक लगातार चाहे बिल क्लिंटन रहे हों, चाहे बराक ओबामा रहे हों, चाहे जो बाइडेन रहे हों या जॉर्ज बुश रहे हों, लगातार पिछले 2-2.5 दशक की अगर आप अमेरिका की राजनीति या कूटनीति देखेंगे तो ये थी कि भारत उनका एक विश्वस्त एलाई है। और ये बात तक कही गई ओबामा ने कि आने वाले समय में दो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र, ये बात होती थी ना। लेकिन अभी क्या कहा ट्रंप ने इनकी नियुक्ति में कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में हम सर्जेई गोर को भेज रहे हैं। और सर्जेई गोर वो हैं जिन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो पूरा कैंपेन लॉन्च किया, उनको लेकर जो तमाम जो फंडिंग वाले इश्यूज थे वो भी उठे हैं। एलन मस्क जो डॉज के हेड रहे हैं और टेस्ला के मालिक हैं, एक्स के मालिक हैं, उन्होंने इनको सांप तक कह दिया था। तो ये सब जो विषय हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भेजा गया। अच्छा, इससे इतर भाई ऐसे व्यक्ति को भेजा, ये सब चीजें की गई, लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता कि अमेरिका के साथ में संवाद ना हो, पूरी तरीके से दूरी तो बनाई नहीं जाएगी। अब जैसे भी रखा गया, जिसको भी रखा गया, लेकिन एक इसका सकारात्मक पक्ष आप समझिए। ये मैंने आपको नकारात्मक पक्ष बताया हर्षवर्धन। ये मानना पड़ेगा कि ट्रंप की जो अभी आज की तारीख में जो कोटरी है, उसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके साथ में डायरेक्ट भारत का उस तरीके से रीच हो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी इस बार। जो पुराने जितने लोग थे, अब देखिए जो उनका पुराना जो एनएसए था जिसको बनाया था, उसके घर पे ही छापा डलवा दिया, FBI रेड डलवा दी। तो ट्रंप जो है, मतलब वो तो अनप्रेडिक्टेबल सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है, वो अपने देश में भी हैं। इस पर अभी हर्षवर्धन बताएंगे कि उनके देश में उनके लिए क्या कहा जा रहा है। पर सवाल ये है कि भारत का जो रुख था, वो चाहे न्यूक्लियर डील के समय 1999 के समय हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए, फिर वही अमेरिका भारत के साथ में 1-2-3 डील करता है। अभी जब नासा के साथ में जब होता है तो वही न्यूक्लियर ईंधन के साथ में सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं। तो हमारा तो जो पक्ष रहा है, हमने कभी खुलकर उस तरीके से डिप्लोमेसी नहीं की, ओपन डिप्लोमेसी नहीं की, फिदायीन अंदाज में डिप्लोमेसी की भी नहीं जाती है। लेकिन ट्रंप शायद उसी अंदाज में कर रहे हैं। ये बात एस जयशंकर ने कही भी है। परंतु एक जो मैं कह रहा हूं सकारात्मक पक्ष ये कि अब एक ऐसा व्यक्ति जो डोनाल्ड ट्रंप का करीबी है और जो कहेगा तो ट्रंप सुनेंगे, तो कम से कम भारत में अगर वो राजदूत बनकर आ रहे हैं तो उन तक एक्सेस होगी। और मुझे लगता है जो भी भारत आता है, फिर भारत के बीच में रहता है, तो उसको भी समझ में आता है कि भारत क्या है, और भारत का तो जो नुकसान लोग सोच रहे हैं
तो 99 में भी सोचा गया था, उससे पहले भी सोचा गया था, लेकिन भारत तो हर बार जो है बूमरैंग करके और ज़्यादा ताकत के साथ उभरा है। परंतु अमेरिका को भी कितना नुकसान होने वाला है, जो मैंने कहा था ना कि अंदर की बात जो अमेरिका के अंदर चल रहा है, उस पर थोड़ा रोशनी हर्षवर्धन डालेंगे। देखिए, फॉर्मर जो उनके एनएसए थे जॉन बोल्टन, उन्होंने तो साफ साफ कहा कि राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। और एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा कि भारत की जो क्षमता है वो बहुत जबरदस्त है, वो सब पचा जाएगा। और ट्रंप सिर्फ 3.5 साल के लिए, अगर किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कहा जा रहा है, और अगर हम उसको और थोड़ा सरलीकरण करें, नरेंद्र मोदी 2029 तक तो पक्के तौर पर हैं, 2029 के बाद भी वो प्रधानमंत्री रह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अभी उनका कार्यकाल है, 2028 में खत्म हो जाएगा, एक तरह से कहें कि 29 के आखिर में वो पूरी तरह से चले जाएंगे। अब सवाल ये है कि जब वो चले जाएंगे 29 की शुरुआत में ही, जब वो चले जाएंगे तो उसके बाद क्या उनकी पॉलिसी पूरी तरह से बदलेगी? जब फॉर्मर एनएसए के यहाँ एफबीआई की रेड हो रही थी, इसका मतलब है कि उनको अपने मन मिजाज से थोड़ा भी उलट नहीं चलेगा। निक्की हेली, जो यूनाइटेड नेशंस में जिनको खुद ट्रंप ने एम्बेसडर बनवाया था, और निक्की हेली रशिया की बहुत विरोधी हैं, उन्होंने भी क्रीमिया पर जो रशिया ने अटैक किया था तो उसको लेकर बहुत सैंक्शंस की वकालत की थी। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, अभी हडसन इंस्टीट्यूट में उन्होंने भाषण दिया, निक्की हेली कह रहे हैं कि क्या भारत जैसा रणनीतिक साझेदार खोना ये कोई समझदारी है? जो 4 दशक में हमने हासिल किया वो हम पिछले 20, 25, 30 दिन में हमने गंवा दिया। और अगर हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, ये बहुत ओपन डिबेट उन्होंने की, उन्होंने कहा चाइना को काउंटर करना चाहते हैं तो भारत का बड़ा होना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कल को बहुत ऐसी स्थिति बन जाए कि युद्ध जैसी स्थिति हो या लड़ना पड़ जाए, तो उसमें भारत अकेला है जो चाइना को काउंटर कर सकता है। अब इसके बीच में एससीओ समिट, इसके बीच में जो वैंग यी का भारत आना और ढेर सारे समझौते हो गए, हमारे नए जो ट्रेड के रूट है वो खुल गए। इस बीच में खबर आई कि टिकटॉक और अली एक्सप्रेस जैसी चीजें खुली, हालांकि वो बिल्कुल नहीं खुली हैं। मैंने खुद निजी तौर पर चेक किया तो किसी भी ऐसे ना ऐप पे है, मना भी किया गया, मंत्रालय की तरफ से सरकार ने भी साफ साफ कह दिया कि नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमें जरा सतर्कता से चलना होगा, क्योंकि चीन हमारे हितों को लेकर आजकल बड़ा चिंतित हो गया है, और जब चीन चिंतित होता है किसी के लिए तो फिर चिंता बढ़ जानी चाहिए। और यहां पर भारत सरकार को एकमात्र लक्ष्य रखना चाहिए कि जो ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि निक्की हेली कह रही हैं कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग जो लाइन है, जो सप्लाई चेन है, उसको भारत ही लाया जा सकता है। इतने बड़े पैमाने पर सिर्फ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। भारत क्या कह रहा है, मेक इन इंडिया की तरफ जाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाएंगे। और अभी एक ताजा आंकड़ा मैं आपको बता दूं, जो अमेरिका कुछ भी करे तो बहुत कुछ कर नहीं सकता है, हमारा नुकसान करने में वो अपना ज्यादा नुकसान करेगा। नंबर 1, वो जो सोच रहा है कि हमारी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाएगी, तो हो सकता है कि 0.2, 0.3, 0.4% तक, यानी आधा % से कम ग्रोथ पर असर पड़े। लेकिन 10-11 सालों की सरकार की मेहनत का परिणाम यह है कि अब प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है, रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। जो हमारी होम ग्रोन डिमांड है वो बड़ी जबरदस्त है। हमारे जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है, जिसको हम न्यू ऑर्डर बुक कहते हैं कंपनियों के लिए, वो बड़ी जबरदस्त है। हमारे दूसरे देशों के साथ समझौते बड़े जबरदस्त हैं। और इस सब के बीच में अगर चीन कह रहा है तो हमें उससे सिर्फ ये बात करनी चाहिए कि $100 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कैसे हम कम करें, भारत के जो ट्रेड डेफिसिट है। दूसरा, ये जो 3 इलाके नए खुले हैं, लिपुलेख, शिप्का और एक और सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल, इन तीनों जगह से जो जमीन मार्ग से जाते हैं, उससे हम वहां तिब्बत की जो एक्सेस है, कल्चरली हम वहां से जुड़े रहें, ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। तो ओवरऑल कहें तो ये स्ट्रेटेजिक बैलेंसेज का समय है। बैलेंसिंग भारत बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन जो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम ट्रंप को नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा राष्ट्रपति तो कहीं हुआ ही नहीं जो ऐसी डिप्लोमेसी करता हो। एक इसका दूसरा पहलू है कि राहुल गांधी अभी व्यस्त हो गए हैं वो बिहार चुनाव में और वोट चोरी के आरोप लगाने में, तो वो कम से कम अब इस पर कोई उटपटांग बयान नहीं दे रहे हैं। ये एक अच्छी बात भी है, वैसे तो कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि विपक्षी पार्टी अगर दूसरे देश को मजबूत करने में लगे तो ये कतई ठीक नहीं। ओवरऑल थोड़ा सा ऐसा समय है कि आगे की चीज बहुत साफ साफ नहीं दिख रही। मैं इसको आज भी अभी भी राजेश्वर ऐसे ही मानता हूं कि ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि गोर यहां होंगे, यहाँ के एनवायरनमेंट होंगे, यहाँ का जो प्रेशर पॉलिटिक्स होगा, यहाँ के जो लॉबी करने वाले लोग होंगे, तो उनको भी समझ में आएगा कि भारत को हमें कैसे डील करना। अगर इसके बावजूद वो नहीं जाते हैं तो फिर निश्चित तौर पर उसका खामियाजा, या कहें कि खामियाजा छोड़ दीजिए, उसके लिए रणनीति भारत सरकार को जो तैयार करनी है वो तैयार करके रखी हुई है। लेकिन ये तो एक मसला हो गया। नहीं, पर अभी इसी पे थोड़ा सा रहूंगा। रीजन ये है कि सेल्यूकस जो है ना,
यहाँ पर फिर अपना रिश्तेदारी निभा के चला गया था, आया था राज करने। हाँ। ये वो भारत है, ये ध्यान रखना। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ तब का भारत और आज का भारत, और आज की तारीख में भले ही ये तो बात माननी पड़ रही है ना ट्रम्प को भी कि सबसे बड़ी आबादी वाले, भले ही स्ट्रेटेजी के लाइन ना करें, लेकिन निकी हेली जिसका नाम ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट रणनीतिक साझेदार के साथ में इस तरीके का व्यवहार क्या अमेरिका के लिए नुकसानदायक नहीं है, ये बात समझनी पड़ेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये मानकर आप चलिए कि अगर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हिंदी में संदेश लिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को भारत के बारे में, तो ये भारत की बढ़ती शक्ति का एक दूसरा परिचायक है। चीन के साथ जो तमाम जो रुके हुए फैसले थे वो धीरे धीरे गतिरोध मिटाकर उनको अगर समाधान की दिशा में लेकर जा रहे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव बात है। रशिया के साथ एक अलग तरीके के संबंध। ये सच है कि अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा वो कम से कम चाइना के साथ, और एक बात कूटनीति में कही जाती है, हर्षवर्धन हमेशा कहते हैं कि दो बहुत ताकतवर पड़ोसी देश एक दूसरे के लॉन्ग टर्म रणनीतिक साझेदार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर होते हैं। ठीक बात है। ये विश्व में एक बड़ी अजीब सी स्थिति कि दो इतने बड़े ताकतवर मुल्क, भारत और चाइना, बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है जिनकी सरहदें आपस में लगती हो। अगर आप देखेंगे शीत युद्ध के समय भी या जिन देशों के बीच में, ताकतवर देशों के बीच में युद्ध चलते रहे, उनकी सरहदें आपस में नहीं जुड़ती रही हैं। तो ये एक समस्या जरूर है, लेकिन फिर भी भाई आप जब कहते हैं कि ट्रेड की बात आप कर रहे हैं, जैसा हर्षवर्धन ने कहा कि हमने अपना मार्केट खोला है और अपने आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़े हैं। और S&P ने ऐसे तो नहीं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने जो है माइनस रेटिंग हटाकर प्लस में कर दी, और ये तो ट्रंप के टैरिफ के बाद हुआ है। बिल्कुल, इस चीज को आप समझिए। नहीं, अभी वहाँ की अमेरिकी बड़ी कंपनी वो यहाँ निवेश कर रही है। नए एप्पल का जो 17 आएगा आईफोन का, वो पूरी असेंबली लाइन यही भारत में ही है। कोरिया की जो कंपनी है सैमसंग, उसने अपना प्रोडक्शन यहाँ शुरू कर दिया है लैपटॉप का। दरअसल नहीं, पर ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि ट्रंप किस हद तक जाएंगे, क्योंकि देखिए ये तो सच है कि अभी इनको गोर को आना है, मेरे ख्याल से अभी सीनेट से उनको अनुमति मिलनी है, सीनेट उनको अनुमति देगी। लेकिन ये सच है कि अमेरिका के राष्ट्रपति, कोई बात नहीं, फंस गया साला। कोई नहीं। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति के पास किसी भी देश की तुलना में, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की तुलना में असीमित अधिकार होते हैं। इसलिए वो किस तरीके से फैसला लेंगे ट्रंप, और जिस तरीके से, कहना नहीं चाहिए लेकिन वो सनकपन में तमाम फैसले उनके दिखाई पड़े। और ये हम नहीं कह रहे, उनके देश में कहा जा रहा है और वहां से सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये ठीक है कि एक उनका बहुत विश्वस्त आदमी अगर भारत में भेजा गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बैठकर डिप्लोमेसी अगर कोई करने आया है तो वो टैंक लेकर तो नहीं आया हुआ है यहाँ पर। और ठीक है, तमाम चीजें होंगी तो उसके बाद बातचीत करना ऐसा नहीं है, आता है, बात करना आता है और बात ठीक से की भी जा रही। पर हाँ, ये सच है कि मार्केट को लेकर जो हमारा कंसर्न है वो है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई वैक्यूम नहीं होता। एक बस केवल एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि जिस तरीके से एक्स से, आपको याद होगा सीटीओ थे पराग अग्रवाल, जब वहां पर दूसरे के पास होता था, ट्विटर जब होता था, सीटीओ हटाए गए जब एलन मस्क ने लिया, उस सीटीओ पराग अग्रवाल ने एक नया एआई ऐप लॉन्च कर दिया और कुल मिला के समय अमेरिका में उसने पूरा तूफान मचा कर रखा। और कहा जा रहा है कि भविष्य का खेल अब उसी के पास है, सोशल मीडिया का। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि आपदा में अवसर, ये प्रधानमंत्री मोदी का सिर्फ सूत्र वाक्य नहीं, हम भारतीयों की जिजीविषा और उसकी परीक्षा भी है, और हमें लगता है हम उसमें सफल होकर उतरेंगे। और ये सिर्फ जिसको कहते हैं खुश फहमी या कोई ख्याली पुलाव नहीं है, हम करते रहे। भारत का स्टैंड तो स्थिर रहा ना। मैं कह रहा हूँ 99 हो गया, चाहे 2006 हो गया हो, या उसके बाद अभी जब नासा ने जब हमारे साथ न्यूक्लियर डील के बाद में उपग्रह प्रक्षेपित किए हुए, तो हम तो अपनी जगह खड़े हैं। तो अमेरिकी रणनीति बदलती रही है, हम अपनी जगह खड़े हुए हैं। तो अब देखते हैं, धरती घूमती है ना, और घूमने के बाद लोग कहते हैं कि दिन और रात हो रहा है, तो दिन तो जल्दी होगा। हर्षवर्धन, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी आने वाली। अब आप जरा जिस दूसरे मुद्दे पे जाना चाह रहे थे, नाम ले लिया था आपने। दूसरा मुद्दा निश्चित तौर पे बड़ा है, क्योंकि देश में वोट चोरी का आरोप लगाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। धरना प्रदर्शन विपक्ष का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से मतदाता सूची की गड़बड़ियों और उन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए किए जा रहे SIR का विरोध हो रहा है, गड़बड़ियों की बात करके उसको वोट चोरी में कहा जा रहा है, वो खतरनाक तरीका है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा ठीक है, आधार आप उन 65 लाख लोगों को ले लीजिए। हालांकि मैं स्वयं भी आधार का पक्षधर हूं, मेरा मानना है कि चाहे अगर फर्जी भी बन गया है तो पकड़े तो आप उसी से आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक होता है, हाथ होता है, पुतली होती है, आंखों की, वो सब। लेकिन
जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें जो बीएलएज हैं, यानी जो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, वो क्यों मदद नहीं कर रहे हैं? और कमाल की बात यह कि राहुल गांधी जितने लोगों को लेकर आते हैं और उनसे बात करते हैं, कहते हैं कि इसका नाम नहीं, इसका नाम काट दिया गया, बाद में सामने आता है कि उसका नाम भी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह फैलाने की, झूठ फैलाने की कोशिश की थी। राहुल गांधी के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से लेकर और अभी जब वो वोट अधिकार यात्रा में घूम रहे हैं वहां तक, कमाल तो ये हो गया कि राहुल गांधी को तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोट चोरी वाला नहीं, रोजगार वाला बात कीजिए, रोजगार वाला बात कीजिए। तेजस्वी को भी अब डर तो लगने लगा होगा। और इस सब के बीच में उनको जो मैसेजिंग देनी है वो कहाँ जाके देनी है? वो खानकाह जो उसके मदरसे में जो है वो इमारत शरिया या क्या नाम है ना, मुस्लिमों का संगठन जिसने वक्फ के खिलाफ बुलाया था, वहां जाकर वो अपने पिता राजीव गांधी की तरह बैठते हैं। तो ये बिहार में वोट अधिकार यात्रा के बहाने मुस्लिम वोटों को कांग्रेस से जोड़ने की यात्रा ज्यादा लगती है। दरअसल हर्षवर्धन ने जो एक बात अभी कही उसको जरा थोड़ा समझिए। तेजस्वी की समस्या क्या है, तेजस्वी की दिक्कत क्या है? तेजस्वी यादव को यह लग रहा था कि अभी मुकाबला बिहार का है, बिहार में नीतीश कुमार बनाम लालू यादव कह लीजिए या तेजस्वी कह लीजिए, अब तो तेजस्वी चेहरा है, ये होगा। वहां तक तो ठीक था क्योंकि नीतीश कुमार के साथ में कुछ विषय जुड़े हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर और जिस तरीके का उनका व्यवहार तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों में रहा। हालांकि अभी जो गया की रैली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मतलब वो तो बड़ा आरंभ है, प्रचंड टाइप की थी और वहां पर बड़ा पॉलिटिकल भी दिखाई पड़े नीतीश कुमार, जो उनका बयान था। हालांकि वो टोपी वाली भी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन टोपी पहनी नहीं नीतीश कुमार ने भी। मोदी ने एक बार नहीं पहनी थी, वो नीतीश कुमार ने भी नहीं पहनी। हालांकि वो जालीदार वाली नहीं थी, हाँ लेकिन टोपी थी, मैं तो टोपी पहना दिया, सम्मान हाँ हाँ, लेकिन मतलब कुल मिला के वो, लेकिन अब यहाँ के लिहाज से बात इंपॉर्टेंट समस्या यहाँ पर क्या आई तेजस्वी के सामने? अभी तक उनको लग रहा था तेजस्वी बनाम नीतीश चुनाव रहेगा तो ठीक रहेगा, लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया कि एसआईआर और तमाम मुद्दों को ले जाकर चुनाव मोदी बनाम राहुल करने की कोशिश कर दी। और मोदी बनाम राहुल चुनाव का हश्र तेजस्वी नहीं पूरा देश जानता है और यही एक राजनीतिक चिंता का सबब है लालू प्रसाद यादव के लिए भी और तेजस्वी यादव के लिए भी। और सबसे बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी चीज होती क्रेडेंशियल्स। आप होता क्या कि गुब्बारा फुला तो सकते हैं, लेकिन गुब्बारे में भी जब आप गैस हाइड्रोजन भर के हवा में उड़ाते हैं थोड़ी देर में वो नीचे आता है, फटता है, वो पिचकता है। चुनाव अभी दूर है, ये प्रक्रिया चल रही है। और क्या उस राज्य के लोगों को नहीं मालूम है कि किसके वोट कटे और किसके वोट वहां पर कायम है? आप भले किसी को बैठाल दीजिए वहां पर। भी रैली में जो लोग आ रहे हैं और गया जी में जो प्रधानमंत्री की रैली थी, ये सब के सब लोग अगर वोट कटा होता तो विरोध कर रहे होते ना भाई। वो ये ऐसी चीज नहीं है ना कि आप कह रहे हैं कि ये फलाना काम हो गया। वोट चोरी जब आप कह रहे हैं तो वो जनता आपके सामने है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, राहुल गांधी देश के नागरिकों का अपमान कर रहे हैं, राहुल गांधी मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। अब ये जो बिहार की जनता है जिसको रोज वोट चोर कह रहे हैं, वो कह नरेंद्र मोदी को रहे हैं, लेकिन क्या उनको नहीं लगेगा? और जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के परिवार को टारगेट करने की कोशिश की गई, उनकी बेटियां लिख के गए थे ना। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, दोनों बेटियां अगर उनके आईएएस और आईआरएस हैं और दामाद उनके आईएएस आईपीएस वो गांधी खानदान में नहीं पैदा हुए ना। बिल्कुल, वो लालू यादव के यहाँ नौवीं फेल नहीं पैदा हुए ना। वो तो बहुत शानदार पढ़ाई करके गए ना, लेकिन वो भी टारगेट किया जा रहा है। तो इससे समझ में आता है कि दरअसल अब राहुल गांधी या कहें कि पूरी राहुल कांग्रेस और विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचा हुआ है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और बिहार में आप देखिए जितने लोगों को लेके आते हैं सब इनके मुंह पर खुद ही पलट के आता है। और मुझे तो लगता है कि बिहार की जनता इस चुनाव में बहुत कुछ तय करने जा रही है। जो सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, बिल्कुल जहां जहां गड़बड़ है उसको दुरुस्त करना चाहिए, चुनाव आयोग का काम ही है। लेकिन चुनाव आयोग आपका दुश्मन नहीं हो सकता है। और आपको याद होगा बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, टीएन शेषन ने कहा था ना कि मुझे फोन आया, मैं कैबिनेट सेक्रेटरी था, कि सीईसी को बोल दो, आपने ट्वीट किया था, मैंने हाँ, इस हिसाब से आप डेट करिए। तो पहले तो चुनाव आयोग कैसे चलता था? पहले तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर सब तय हो जाता था, पहले तो सरकार का ही एक तरह से पुछल्ला जैसा होता था वो। लेकिन अब चुनाव आयोग बाकायदा एक प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक मंत्री, उनकी समिति तय करती है। और ये जो लोग भ्रम फैलाते हैं कि सीजीआई क्यों नहीं, सीजीआई कभी नहीं था। और क्यों आप मान लेंगे कि सीजीआई के आ जाने से वो मान लेंगे? क्या वो मान ले रहे हैं? क्या जो निर्णय आ रहे हैं उसमें वो मान ले रहे हैं? ऐसा तो नहीं, जब उनके पक्ष का निर्णय आता है तभी मानते हैं। लेकिन अब इस डिबेट को उस तरफ जाना है जहां बंगाल में चुनाव होना है, जहां असम में चुनाव होना है। और जब कोई कहता है कि चिन्हीकरण, तो मैं दो बात कहता हूं। एक तो आधार का विरोध किया था लिंक करने के लोगों को, आधार से लिंक कराइए, बायोमेट्रिक कराइए, एक व्यक्ति का एक ही वोट अपने आप रहेगा, कहीं भी आप जाएं तो कट जाए, नंबर एक। नंबर दूसरा क्या है, पूरे देश में आप इसको कराइए और लगे हाथ राजकिशोर एनआरसी भी तो हो जाए।
इसी बहाने हो ही जाएगा, हो जाए ना भाई। आप बार बार कह रहे हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया है ना, घुसपैठिए मिल नहीं रहे हैं, हम भारत के नागरिकों के लिए है ना, तो क्या फिर दिक्कत कराना है? चाहिए। बिल्कुल तो कराना क्यों चाहिए। उसका विरोध है? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो उनको लग रहा है कि अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं, उनके लिए उल्टा साबित हो सकता है जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। और बिहार का चुनाव इसको बहुत कुछ तय करने वाला है। और ये बात कैसे कोई मानेगा भैया? 2015 में नीतीश लालू एक हुए तो कोई वोट चोरी जैसी चीज नहीं चल पाई। ममता जी कोई चलता नहीं है। तमिलनाडु में डीएमके बिल्कुल नहीं, झमाझम जीत रहे हैं। केरल में आप जरा देख ही लीजिए, तेलंगाना में अभी जीते, कर्नाटक में अभी जीते, खैर नाम गिनाते चले जाइए। लेकिन इस सब से राहुल गांधी जो हवाई झूठ फैलाकर देश में ढाका मॉडल लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जनता समझ रही और मुझे लगता है कि ठीक से जवाब भी देगी। नहीं, बिल्कुल भाई, एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी ना, चुनाव आयोग के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला, लेकिन इस मोर्चे में एक भला कर गए वो। मैं बार बार कहता हूं कि कम से कम वाकई जो वोटर लिस्ट का शोधन होना चाहिए था, वो डिबेट बढ़ी। और मुझे लगता है कि मतदाता बहुत जागरूक हो रहा है, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने के बाद जब सच सामने आता है तो आपको और चीजें दिखाई पड़ती, गड़बड़ियां रही हैं, इसीलिए ये एसआईआर हो रहा है। पर एक बात यहाँ हर्षवर्धन ध्यान रखनी पड़ेगी, टीएन शेषन के पास सबसे लंबा कार्यकाल है ज्ञानेश कुमार का, 4 साल अभी है वो मुख्य चुनाव आयुक्त, और वो आईआईटीएन है अच्छा खासा शार्प आदमी है। जिस तरीके से उस व्यक्ति ने पूरे जवाब भी दिए थे तमाम लोगों ने, हालांकि जो यहाँ पे है जो मीडिया, नोएडा मीडिया जिसको बोलते हैं, टीवी वाले, बड़े लंबी लंबी तकरीरें की थी कि शर्म आनी चाहिए, ज्ञानेश कुमार ने जवाब नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जो कहा है कि अगर आपने आरोप लगाए हैं तो एफिडेविट दीजिए, एफिडेविट नहीं देंगे तो देश से माफी मांगेंगे। अच्छा, अगर आप देश से माफी नहीं मांगते हैं और एफिडेविट भी नहीं देते हैं तो कुल मिला के आपने झूठ बोला, और झूठ बोला तो उसके बाद तो जो भारतीय कुछ कानून है उसके तहत कार्रवाई भी तो होगी। और भले ही लोग कह रहे हो कि राहुल गांधी अपने ऊपर कार्रवाई करवाना चाहते हैं, लेकिन जब कार्रवाई होने की बात आती है हर्षवर्धन, तो भले ही कहा था कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। खैर सावरकर तो आप 7 जन्म में भी नहीं हो सकते हैं, इसमें कोई, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। सावरकर ने जो झेला है, जो किया है, जिस तरीके काम किया है, मैं महात्मा गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नेहरू गांधी की बात कर रहा हूँ। नेहरू गांधी परिवार में वो चीज़ें हो भी नहीं सकती, कोई सोचता भी नहीं भारत में। लेकिन आपने माफ़ी मांग मांग कर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अब फिर एक माफ़ी की तरफ आप बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्या जनता इसके लिए आपको माफ़ करेगी जो लगातार आप झूठ फैला रहे हैं, लगातार प्रलोभन फैला रहे हैं? और एक बात और करेंगे हर्षवर्धन, सीएसडीएस के जो निदेशक संजय कुमार जो पकड़े गए थे, हमारे भी अच्छे मित्र रहे हैं, आपके साथ भी बहुत ज़्यादा बैठते हैं, लेकिन किस तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत एक ट्वीट होता है, और उस ट्वीट से पहले तो और जाने दीजिए, अभी एक हिंदू अखबार में पूरा सर्वे छपा है कि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। और चुनाव आयोग पर भरोसा क्या नहीं है? राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार, सारे वैसे राज्य जहां पर इस तरीके का मामला चल रहा है। और 500 लोग के सैंपल, मतलब यूपी में भी 500 का सैंपल और तेलंगाना में 500 का सैंपल है। के तौर पर ये डिजाइन दिखता है। हाँ, इस तरह का एक डेटा लीक कर देना, उसको कह देना, उसी पे कांग्रेस उस तरह से काम करे। तर्क आता है कि वो तो कर्नाटक के महादेवपुरा का था, ये तो महाराष्ट्र का था। लेकिन आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने शुरुआत महाराष्ट्र से ही की थी। और फिर वही बात है, हर जगह झूठे आंकड़े, झूठे लोग, झूठ, मतदाताओं के ऊपर झूठा आरोप, उनको बुरी। और मैं तो फिर कह रहा हूं, जिस तरह से ज्ञानेश कुमार के घर पर हमला हुआ आगरा में, ज्ञानेश कुमार के परिवार को चिन्हित किया गया, जबकि वो आईएएस हैं, आईआरएस हैं, आईएएस एसोसिएशन ने भी जवाब दिया है। इसका मतलब ये है कि ये तो सभी चुनाव में जो निर्वाचन का काम करने जा रहे हैं उनके ऊपर ये हमला, दबाव बनाने की कोशिश, नागरिक जिनकी आइडेंटिटी रिवील कर रहे हैं उनके जीवन को खतरा है, उनकी सुरक्षा को खतरा है। और ये लोकतंत्र में बिल्कुल अराजकता की तरफ ले जाने की कोशिश है। लेकिन देखिए, देश की जनता है, ये भारत है, भारत ऐसे लोगों को दुरुस्त करता है। इंदिरा जी को भी बड़ा गुमान हो गया था कि हम तो तानाशाही करके कर लेंगे, लेकिन अंत में उनको भी मजबूरी में चुनाव कराना पड़ा और आना पड़ा, तो बड़े बड़े तानाशाहों को ठीक कर दिया। तो यहाँ अराजकता करने की कोशिश है। और कुल मिला के यही है कि हमको सत्ता नहीं दोगे तो हम सब कहेंगे सब गड़बड़ है, झूठ बार बार बोलेंगे। और मनोज झा उसमें ढाका मॉडल याद करते हैं, योगेंद्र यादव वही प्रोपेगेंडा करते हैं, और संजय कुमार ने भी जो आंकड़े दिए, भले बाद में उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन कुल मिलाकर। और मैं हर्षवर्धन, देखो, मैं एक बात कहूंगा, जो उन्होंने माफी मांगी है ना, और जिस तरीके से उन्होंने उस पर किया, वो पूरा डिजाइन समय सब दिखाई पड़ता। और जो हिंदू वाला, फिर ये जो अगर आप देखेंगे जो सर्वे है, किस तरीके से सीएसडीएस करता रहा सर्वे, ये योगेंद्र यादव ही इसके संस्थापक थे। भी ध्यान रखिएगा, रजनी कोठारी और योगेंद्र यादव जो पूरा ये, और सरकारी पैसा लेकर चलने वाली चीजें थी, उसके बाद भी इनका कोई आंकड़ा सार्वजनिक नहीं होता है, ये सब बातें हैं। लेकिन चलिए अब आते हैं जरा थोड़ा सा, लेकिन बिहार से ही
लालू प्रसाद यादव वैसे तो सारे कोई नैतिकता जैसी चीज नहीं है। वो उसी अभी पे आ भी रहा था अध्यक्ष मैं। बने हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, आरोपी नहीं सजा याफ्ता, सजा मैं याफ्ता इसीलिए कह रहा हूं, दोषी है, सजा सजा याफ्ता। याफ्ता है। और स्वास्थ्य जमानत पर कारणों बाहर से है। जमानत मिली, स्वास्थ्य कारणों से सजा कम हुई, लेकिन उन्होंने भी जब आरोप लगा था, जब दोष सिद्ध हुए थे, तो वो कुर्सी छोड़ दी थी, भले अपने परिवार में दी थी, राबड़ी देवी को देती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो कमाल किया। और अब जब नरेंद्र मोदी सरकार, और ये बड़ी बात है कि पीएम, सीएम, मिनिस्टर कोई भी हो, अगर 30 दिन तक जेल में कॉन्टिन्यूअस रहा तो 31वें दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी। इस पर भी विपक्ष विरोध कर रहा है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाना है, केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह पर कहा कि आप भी तो जेल चले गए थे। अमित शाह ने उनको करेक्ट किया कि हाँ मैं जेल गया था तो मैंने त्यागपत्र दिया था, और जब मैं बरी होकर आया तब मैं फिर आया। सवाल यहाँ यही है, भ्रष्टाचारियों के साथ कौन खड़ा है, देश को ये देखना पड़ेगा। और अभी कर्नाटक के एक विधायक केसी वीरेंद्र हैं, उनके यहाँ से 12 करोड़ नगद मिला है। अभी संसद में वो कानून पारित हो गया है जो गेमिंग प्रोटेक्शन लॉ बन रहा है नया, उसमें मनी गेम को खत्म किया, लेकिन ये सट्टेबाजी वाले हैं, गेमिंग वाले हैं, इनके यहाँ से 12 करोड़ नगद मिला, 6 करोड़ की ज्वेलरी मिली है, 1 करोड़ विदेशी मुद्रा मिली है। फिर कोई कहेगा कि ईडी सीबीआई को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी या विपक्षी विधायकों के यहाँ क्यों लगाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, भ्रष्टाचारी है और उसके बाद छाती ठोक के कहेगा पॉलिटिकल वेंडेटा है, 30 दिन जेल में रहने के बाद भी पीएम सीएम मंत्री कुर्सी पर रहेगा। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा हर्षवर्धन, आप सोचो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कम से कम दिखावे के लिए तो जो है नैतिक मानदंडों का, नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन तो होता था। इसी मतलब पिछली यूपीए सरकार में जिस समय लालू यादव जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनको बचाने के लिए एक अध्यादेश मनमोहन सिंह लेकर आए थे, वो भी राजनीतिक दबाव के तहत। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में राहुल गांधी पहुंचते हैं और मैं संयोग से एकदम से मैसेज आया तो मैं वहीं पर था, एक कागज जिसको अब कांग्रेस कहती कि वो कागज नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था ये रहा अध्यादेश, इसको मैं फाड़ देता हूं। और यही था ना लोगों को बचाने वाला, जेल वाले बचाने का। आज की तारीख में राहुल गांधी भी उस पर नहीं बोल रहे, मतलब कुल मिला के उस पर भी मौन समर्थन है। उस वक्त राहुल गांधी को छवि बनानी थी तो वो उस वक्त उसके खिलाफ खड़े थे, लेकिन अब छवि बनाने की चिंता नहीं, अब तो लालू जी के हाथ का मटन खा रहे हैं, लालू जी से राजनीति सीख रहे हैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, सावन हाँ तो अब तो कोई समस्या है नहीं। लेकिन देश जरूर देख रहा है कि इतना महत्वपूर्ण कानून, और ये पारित तो देखिए होना चाहिए और होगा भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से बड़ा स्पष्ट कहा कि ये तो नहीं छोड़ने वाले हैं 30 दिन जेल में रहने के बाद। और ये छोटी बात नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इस सरकार पर कौन करेगा, तो क्या ये लोग मान लिए हैं कि अब आजीवन भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है? आजीवन क्या मतलब, जब तक रहेगी पार्टी तब तक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जब तक जीवन है वही रहेंगे। अगर ये सोच लिया है तो ये भी हताशा दिखाती है कि राजनीतिक तौर पर कहाँ खड़े हैं। और शायद उसी हताशा में भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। सीपी राधाकृष्णन वो एनडीए के उम्मीदवार हुए, संघी हैं, कोयम्बटूर के जिला संचालक रहे, 1998-99 में सांसद रहे, अभी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, तो संघी तो अपने संघी दोस्त को सेट करता है। लेकिन कांग्रेस क्या करती है, गजब का दिवालियापन है। डीएमके को लगा कि अभी तमिल खड़ा है, कैसे उसका विरोध करेंगे, तो कनिमोझी ने कह दिया कि हिंदुत्ववादी तमिल है, हम उसका नहीं करेंगे। यानी पहले ये राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी है, उन्होंने कहा। चुनावी तो किसको सुना, बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। ठीक है, कोई कह सकता है कि निर्णयों के आधार पर विचारधारा न कहें, लेकिन सुदर्शन रेड्डी जी की सबसे बड़ी काबिलियत ये अभी मानी जा रही है इस पद के लिए कि वो संघ विरोधी हैं। वो नक्सलवाद जो लोग थे उनके साथ सहानुभूति रखते थे, और सलवा जुडुम के खिलाफ उन्होंने जो निर्णय दिया था। अमित शाह भी केरल गए, केरल में उन परिवारों से तो मिले हैं जो पहलगाम में जिनको धर्म पूछकर मार दिया गया था, उनकी पत्नी और बेटी से मिले। लेकिन वहीं पर अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर सुदर्शन रेड्डी जी ने वो निर्णय नहीं दिया होता तो 2020 में ही हम नक्सलवादी आतंकवाद, जो माओवादी आतंकवाद है, लाल आतंकवाद है, उसको खत्म कर देते। तो लड़ाई तो अब साफ साफ राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद की हो गई उपराष्ट्रपति के चुनाव। अच्छा, आप जरा सोचिए, मतलब कनी मोरी क्या कह रही हैं, और अब इस पूरे फैसले से कैसे आप देखने जा रहे हैं कि जो इंडी ब्लॉक है उसमें अब कैसे महाराष्ट्र में भी टूट होगी। महाराष्ट्र के मतलब हम प्रतिभा पाटिल वाला देख चुके हैं मामला, लेकिन वो भले मराठी ना हो, लेकिन अगर आप शिवसेना की तरफ से देखें, उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से बयान कुछ ऐसा ही है। और अच्छा, किस बात पर, किस बिना पर आप विरोध कर रहे हैं? कोई कंट्रोवर्सी भी उनके साथ में नहीं है जो शख्स उपराष्ट्रपति के लिए दिया गया। अच्छा ठीक है, विपक्ष के पास पूरा हक है
पूरी बात है कि वो अपना प्रत्याशी खड़ा करे, लेकिन किस आधार पर? चयन का आधार क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा दल वहां पर कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस जो है, क्योंकि दक्षिण बनाम दक्षिण अब करना है, दक्षिण भारत से उपराष्ट्रपति का व्यक्ति आ रहा। अच्छा, एक बात और देखिए, प्रॉब्लम यह है कि पहले राष्ट्रपति जो है वो आदिवासी, प्रधानमंत्री ओबीसी, और फिर जो है अब उपराष्ट्रपति भी ओबीसी, और भी दक्षिण भारत से। अब कुल मिला के वैसे देखा जाए तो इसकी कोई काट नहीं होती, लेकिन अब काट करनी है तो यहाँ पर जो एक बता ना कि विचारधारा भी तो एक बड़ी चीज है ना। ये सब बातें आप करते रहिए, लेकिन जिनके आप वैचारिक गुलाम हैं, यहाँ विचारधारा नहीं है, वैचारिक गुलाम हैं, उनके लिए आपको किसी भी तरीके से विरोध के लिए विरोध करना है। लेकिन मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति पद का भी जो चुनाव है उसमें मुझे लगता है कि इंडी ब्लॉक और ज्यादा खंड खंड होने जा रहा है, पूरी तरीके से साफ साफ दिखाई पड़ता है। राधा कृष्णन जी अभी उनके लिए जो चंद्रबाबू नायडू ने कहा, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम तो सहयोगी, हम उनको समर्थन करेंगे ही करेंगे, दक्षिण भारत से उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है, और तेलुगु अस्मिता की जहां तक बात है तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका इससे क्या लेना देना है। तो एक तरह से जो विपक्ष की रणनीति है वो पहले ही ध्वस्त हो गई। अच्छा, लोगों को पता भी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि राधा कृष्णन और चंद्रबाबू नायडू जो बाद में जो मोदी के बीच में जो करीबी है, उसमें बहुत बड़े ब्रिज का रोल उन्होंने निभाया है। उनकी वहां पर चंद्रबाबू नायडू के साथ में अच्छी दोस्ती है। और फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो पहले दक्षिण और उत्तर को बांटो, फिर दक्षिण में तमिल और तेलुगु को बांटो, फिर उसके बाद आप जो है कन्नड़ और जो है मलयालम को बांटो, ये जो बांटने वाले तत्व हैं, जरा इनको समझिए, इनको देखिए। दिक्कत व्यक्ति से नहीं, इस मानसिकता से। और हर्षवर्धन और राजकिशोर और आप जैसे जितने लोग हैं, मुझे लगता है इस विचारधारा के खिलाफ जरूर खड़े होना चाहिए। व्यक्ति की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर जगह बांटना, कहीं ओबीसी, कहीं एससी, कहीं जाति, वो। और अब दक्षिण की बात आई तो दक्षिण में भी भेद करने शुरू कर दिया हर्षवर्धन। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, ये सारे जो सहयोगी हैं सरकार में, वो सब के सब ताल कटोरा में एक साथ हो। संजय निषाद जी की पार्टी कार्यक्रम में सब आए थे, वो कह रहे हैं कि हम अपना पीडीए चलाएंगे। उसी में एक वो जो है वो क्षत्रियों का कुटुंब करके था, वो भी पहले उसकी बैठक हुई थी, और अब उसका कोई बड़ा सम्मान समारोह हो रहा है, जिसमें इसमें कोई बुराई नहीं भाई, जिस समाज के जो लोग हों वो अच्छा है, लेकिन क्षत्रिय समाज के लोगों को लेकर उसमें सम्मान दिया जा रहा है, तो ये तो अच्छी स्थिति नहीं है। नहीं, उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन, मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, भले ही योगी आदित्यनाथ निर्विवाद रूप से बहुत मजबूत दिखाई पड़ रहे हों और उनका लॉ एंड ऑर्डर और जो उनकी अपनी छवि है वो सब चल रही हो, लेकिन जातीय आधार पर जिस तरीके से गोलबंदी यहाँ पर हो रही है, आप मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा पहले भी इसको भुगत कर सत्ता से 14 वर्ष का वनवास भोग चुकी है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो कुटुंब वाली बात हुई है, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब की जब होती है तो वो तमाम जो बैठकें होती हैं वो मानी जाती है। लेकिन अभी इस समय योगी आदित्यनाथ चूंकि संत भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो राजपूत परिवार में उनका जन्म हुआ है, और वो तो ये भी कह चुके हैं कि भगवान ने भी राजपूतों के यहाँ जन्म लिया था। वो संत बनकर नहीं, वो जो उनकी राजपूत वाली छवि, उनकी नाक के नीचे इस तरीके से अगर बैठक होती है तो इसके संदेश खराब जा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि ओबीसी वर्ग के बीच में इसको लेकर बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, यादव वजह क्या होगी इस तरह की? नहीं, आप देखिए वजह का तो आप देखिए ना कि यहाँ तक कि राजू प्रताप रूडी और भाजपा का ही जीता, भाजपा का ही हारा, उसमें भी जो है योगी की जीत और अमित शाह की हार बता दी लोगों ने। तो अब तो भाजपा में किसी की जीत पर लोग ताली बजा रहे हैं। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर ये जो जाति विमर्श भारतीय जनता पार्टी के अंदर योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे खड़ा हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्मिंग है, खतरनाक है, ये मैं कह रहा हूँ। इसको थोड़ा सा डिटेल के लिए सिर्फ इतना ही खतरनाक नहीं है। राज्य के एक मंत्री हैं जिनका नाम कभी प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी चलता है, पहले रह भी चुके हैं, स्वतंत्र देव सिंह, उनके बेटे को सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। बस अच्छा इतना रहा, हमने भी उस पर बहुत मुखर विरोध किया। स्वतंत्र देव सिंह के बेटे को प्रोटोकॉल या किसी मंत्री के बेटे को प्रोटोकॉल क्यों मिलना चाहिए? नरेंद्र मोदी परिवारवाद और इसी तरह के लाल फीताशाही और प्रोटोकॉल के खिलाफ सिस्टम खड़ा कर रहे हैं। अब उसका लाज शर्म कह लीजिए या कहिए किसी के ऊपर डाल देना, तो निजी सचिव को हटा दिया गया, कहा गया कि इसने भेज दिया था। अब निजी सचिव अपने से कोई चिट्ठी भेजता है क्या एसपीडीएम प्रोटोकॉल के लिए? और ये खतरनाक संकेत हैं। अगर भाजपा में इस तरह की बुराइयां आ रही कि उनके मंत्री लोग, उनके परिवार के लोग प्रोटोकॉल लेके चल रहे हैं, वो लोग उसी तरह से काम करने लग रहे हैं, तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? और ये चिंता वाली बात है। अब ये राजकिशोर बता दें जाते जाते तो बता दें। नहीं, बस चिंता वाली बात यह भी है कि स्वतंत्र देव जो है आज की तारीख में सबसे करीबी योगी आदित्यनाथ के हैं, ये ध्यान रखिएगा। और वहां पर रसूख उसी मंत्री का चल रहा है जिसके ऊपर मुख्यमंत्री का हाथ है।
कुर्मी समुदाय से आते हैं स्वतंत्र देव, ओबीसी हैं, प्रदेश अध्यक्ष बता ही चुके हैं, हर्षवर्धन रह चुके हैं। हाँ, बाकी रही अध्यक्ष की बात, तो 2 नाम चल रहे हैं अध्यक्ष को लेकर, अब ले लेते हैं। नहीं, इसलिए तो मैंने आपसे पूछा कि अगर मतलब बीएल वर्मा और रामचंद्र कथेरिया। अच्छा, ठीक। मतलब ये ओबीसी की तरफ अगर जाते हैं तो वो ये मानकर चलिए कि अब जाना ओबीसी या दलित में ये तय करने वाली बात है। आगरा वाले आप जानते हैं, हालांकि कथेरिया जी के साथ में कुछ विवाद जुड़े रहे हैं, परंतु अभी जो बात चल रही है वो इन दोनों पर आकर बात टिक रही है। अभी जो चल रहा था कि ब्राह्मण अध्यक्ष आएगा वो आएगा, उसकी संभावना अभी कम नजर आ रही है, जितनी बातें अभी तक आई। बाकी देखिए, ये लगातार चर्चा चलती रहेगी। राज की बात समीकरणों के साथ था कि ब्राह्मण अध्यक्ष होगा तो और संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, तो अभी तो देखने वाली बात होगी कहाँ ये जाकर कांटा टिकता है। क्योंकि यूपी में पता नहीं कितने कांटे पहले वो निकालने पड़े। कांटा टिकने की बात तो जाने दीजिए हर्षवर्धन, क्योंकि यूपी में कांटे काफी बो लिए गए हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि 2027 के लिए खतरनाक संदेश है, संकेत हैं भारतीय जनता पार्टी ने। इसको डिकोड करेंगे जरा अगले हफ्ते, तब तक इंतजार कीजिए। फिलहाल दीजिए हमको आज्ञा, नमस्कार।